तो हम बात करेंगे कि फर्मेट प्रिंसिपल में एक क्वेश्चन रहता है कि प्रूव दैट द फर्मेट प्रिंसिपल फॉर अ पाथ इन विच टाइम टेकन इज एक्सट्रीमम। फर्मेट प्रिंसिपल होता ही किसी भी लाइट के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो हमें उसके लिए टाइम टेकन कितना होगा कि वो लॉन्गेस्ट पाथ से जाए तो उसका टाइम टेकन क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ से जाए तो उसका टाइम टेकन क्या होगा। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। पहले हम शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बात करेंगे कि एक्सट्रीमम पाथ के लिए शॉर्टेस्ट, वैसे एक्चुअल पाथ और जो नेबरिंग पाथ होता है फर्मेट प्रिंसिपल में, उनमें से हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन कब होगी। तो पहले इसकी हेडिंग बना देते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बात करेंगे। पहले आपको एक सरफेस लेना है, एक सरफेस स्मॉल डायग्राम के रूप में एक सरफेस ले लिया हमने, और इस सरफेस के साथ तुम्हें अब एक मिरर लगाना पड़ेगा। मिरर कुछ इस तरह से लगेगा यहाँ पर, ठीक, जो लाइट को आसानी से रिफ्लेक्ट कर सके। हमने क्या किया, एक सरफेस के अंदर ले लिया जिसका हमने 2 पॉइंट मान लिए पी क्यू। ये रहा पी क्यू पॉइंट। जब लाइट पी से ट्रेवल इस वाले सरफेस पे करेगी, इस वाले मिरर पे करेगी, तो ये सीधे इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा, क्यू पे रिफ्लेक्ट कर देगा। इस पॉइंट को हमने कहा ए, इस पॉइंट को हमने कहा ए, ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने और एक पी से और एक लाइट को भेजा। पहले ये इस सरफेस पे गया, फिर थोड़ा रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ मुड़ गया, ठीक है। पहले पी से गया इस वाले पॉइंट पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पहुँच गया। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं अपने मन से, कोई सा भी लिख लो, आर। और जो एक्चुअल पॉइंट था बी, मिरर, पी से ए पे गया, मिरर से हुआ रिफ्लेक्ट, क्यू पे पहुँचा। अब ये पी से बी जाने वाला था, पी से पहले आर गया, क्योंकि ये भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इसने इसको यहाँ को मोड़ दिया, कुछ ना कुछ एंगल पे मोड़ दिया। फिर ये बी पे पहुँचा, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा क्यू की ओर। तो हमने देखा कि यहाँ हमारे कितने पॉइंट बन गए, एक तो ए, आर, बी। पी क्यू एक सरफेस था जहाँ से हमने लाइट रेज को भेजा पी, फिर ए पे गया, ए से सीधे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच गया। पी से हमने भेजा बी की ओर, लेकिन पहले ये सरफेस आया, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके क्यू पे पहुँचा। अब हम बात करेंगे कि इस पाथ के बारे में, जो पी ए क्यू पाथ, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचाना था ना रिफ्लेक्ट करके। एक पाथ तो ये हो गया पी ए क्यू, दूसरा पाथ क्या था, पी आर बी फिर क्यू, ये 2 पाथ हो गए। अब हम पहले बात करते हैं पी ए क्यू। पी ए क्यू को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पी ए और ए क्यू, तभी ये पूरा पाथ बनेगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने पी ए प्लस ए क्यू, ये तो एक प्रकार से क्या आया, ये पूरा पाथ बन गया पी ए प्लस पी ए क्यू, एक पाथ बन गया। हमने 2 पार्ट्स कर दिए, पी ए और ए क्यू। ये एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है कि ये पी ए क्यू एक पूरा पाथ है। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पी ए और ए क्यू। पहले पी से ए पॉइंट पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्यू पॉइंट में चले गए। ये कांस्टेंट के रूप में काम करेगा, ठीक। अब हमें करनी है बात किसकी, इसके इक्विवेलेंट पाथ। अगर हम देखें इक्विवेलेंट पाथ कब होगा, ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और ये मिरर किस में है, इस सरफेस में है, और ये वाला जो पी बी क्यू वाला पाथ था वो पहले इससे रिफ्लेक्ट हुआ है। इसको मिला दें पहले ऐसे, क्योंकि ये भी एक पाथ बनाएगा। और पी बी क्यू से पहले ये पी आर क्यू बना रहा है ना, तो हम इस पाथ के बारे में बात करेंगे, पी आर क्यू वाले के बारे में।
तो ये हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट निकालना है पी ए, क्योंकि ये सरफेस पे है, आर भी सरफेस पे है, प्लस ए क्यू, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब हम पी आर क्यू की बात कर रहे हैं। पी आर प्लस आर क्यू दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पी आर प्लस आर क्यू, ये हो गया। अब हमें देखना है कि पहले हम अगर इनको पार्ट्स में डिवाइड करें तो पी ए और ए क्यू ये दो पार्ट बना रहे हैं। अगर हम बात करें पी बी क्यू की बात करें तो ये कितने पार्ट्स बना रहा है, पी आर, फिर आर बी, फिर बी क्यू, ये बना रहा है 3 पार्ट। अब 3 पार्ट बना रहा है तो बेसिक एक, अगर हम इसको वर्चुअली देखें तो ये क्या बन रहा है, एक लॉन्गेस्ट पाथ की तरह काम कर रहा है। अगर हम पार्ट्स के हिसाब से जाएं तो हमने क्या किया, जो पी बी क्यू, एक प्रकार से इसको नेबरिंग पाथ भी कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल पाथ सरफेस से टकरा कर पी ए क्यू बना दिया। और ये जो पहले आर से फिर बी फिर क्यू जा रहा है, तो ये नेबरिंग पाथ हो गया, तो पी ए क्यू माइनस कर देंगे। इस वाले पाथ में से जो नेबरिंग पाथ था, इसको नेबरिंग पाथ भी कह सकते हैं और इसको एक्चुअल पाथ भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें से हमने, अब हमें इसको क्या करना है, तोड़ना है पार्ट्स में, जो हमने पहले कर रखा है पी आर क्यू के लिए और पी ए क्यू के लिए। पी बी क्यू को अगर तोड़ेंगे तो पी आर, पहले पी से आर गया, फिर आर से बी गया, यानी क्या बनना है, पी आर प्लस आर बी प्लस पी बी क्यू की बात करें, पी बी क्यू की बात करें तो बीच में आर बी आ रहा है, तो पी आर प्लस आर बी प्लस बी क्यू, ये इतना इक्विवेलेंट पाथ बनाता है इसके लिए। ठीक, माइनस पी ए क्यू के लिए तो पी ए प्लस ए क्यू, पी ए प्लस ए क्यू बनाए। ठीक, पी आर आर बी प्लस बी क्यू हो गया पी बी क्यू के लिए, और पी ए क्यू के लिए पी ए प्लस ए क्यू होगी, इक्वल टू, ये पहले से लिख लेंगे, पी बी क्यू माइनस पी ए इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, पी आर आर बी प्लस बी क्यू माइनस, अब हमने पी ए प्लस ए क्यू के इक्विवेलेंट कुछ बात लिखा था यहाँ, पी ए प्लस ए क्यू के इक्विवेलेंट क्या था, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, ये इक्विवेलेंट पाथ, क्योंकि सरफेस से टकरा कर क्यू पॉइंट पे पहुंच रहा था, तो हमने पी ए प्लस ए क्यू के इक्विवेलेंट हमने पी आर प्लस आर क्यू लिख दिया। ठीक, पी बी क्यू माइनस पी ए क्यू इक्वल टू, ये पी आर था। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस पे चले जाएंगे, यहाँ से कुछ एक टर्म जो लाइक टर्म होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें बचा आर बी प्लस बी क्यू माइनस आर क्यू, ये टर्म बचा। अब जैसे हमने किया कि ये वाला बचा आर बी प्लस बी क्यू, आर बी प्लस बी क्यू, और ये बचा आर क्यू। इसमें से हम देखें पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव बड़ा हो गया नेगेटिव छोटा गया, तो क्वांटिटी हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में से नेगेटिव घट रहा है, पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव कम है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब किसकी वैल्यू, पी बी क्यू माइनस पी ए क्यू की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब पी बी क्यू माइनस पी ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी कम पॉजिटिव क्वांटिटी ज़्यादा। तो पी बी क्यू में से पी ए क्यू हटाने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो बेसिक क्या होगा, पी बी क्यू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, पी ए क्यू से। अब होता क्या है, अब यहाँ मैंने पहले कहा था कि जो पी बी क्यू होगा वो नेबरिंग पाथ होगा, और जो पी ए क्यू होगा वो एक्चुअल पाथ होगा। एक्चुअल पाथ क्यों, क्योंकि ये पहले सरफेस से या सरफेस और मिरर से टकरा कर कहाँ क्यू पे जा रहा था, और जो नेबरिंग पाथ हमने क्यों कहा, ये कुछ ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, पी आर जा रहा था, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वी पे जा रहा था, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्यू पे,
ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया पी ए क्यू। हमें लग भी रहा था कि हमने इतने पार्ट बनाए हैं तो ये थोड़ा लॉन्गेस्ट होगा, तो हमने प्रूव किया कि पी बी क्यू क्या है, एक नेबरिंग पाथ है जो क्या है लॉन्गेस्ट है। बट हमें कंडीशन किसके लिए चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। तो जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ के लिए हमें इस जो फर्मी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलना होता है कि वो एक्चुअल पाथ लॉन्गेस्ट की कंडीशन कब बनाएगा, शॉर्टेस्ट की कंडीशन कब बनाएगा। तो हमने देखा कि पी बी क्यू नेबरिंग पाथ था जो लॉन्गेस्ट आया, और एक्चुअल पाथ पी ए क्यू क्या आया, शॉर्टेस्ट आया। तो हम कह सकते हैं कि दिस मीन्स, तो हम कह सकते हैं कि दिस मीन्स द नेबरिंग पाथ देन एक्चुअल पाथ इज शॉर्टेस्ट भी लिख सकते हैं, जो लास्ट में आपका थ्योरेटिकल होगा। और हमने ये शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन प्रूव कर दी। पी ए क्यू को एक्चुअल पाथ लिख सकते हैं जो कि शॉर्टेस्ट आया, और जो नेबरिंग पाथ था वो क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है। ये इसकी पूरी कंडीशन रहती है।